नमस्कार, आईएनडी बंटू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ख्याति प्राप्त डॉक्टर, समाज सेवी, विचारक, चिंतक डॉक्टर राजेश शर्मा जी। डॉक्टर राजेश जी, आपका आईएनडी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नवीन भाई, मैं भी आईएनडी पूरी टीम को और आईएनडी के दर्शकों को बहुत 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 नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। डॉक्टर राजेश, जिस प्रकार से आपके जो हॉस्पिटल है उसका नाम नर्मदा है और जितना आपके विषय में मुझे ज्ञान है, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में माँ नर्मदा का बहुत महत्व है। नर्मदा के इर्द गिर्द आपका जीवन घूमता है। आपका वैचारिक मूल में कहीं ना कहीं माँ नर्मदा है। तो आपसे जानना चाहूंगा कि नर्मदा के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा का कारण क्या है? मेरे ख्याल से नवीन जी, माँ नर्मदा एक तो माँ है जी, और चूंकि माँ है तो माँ के प्रति श्रद्धा अगाध होगी ही। ये तो कोई मतलब मेरे ख्याल से पूरा जगत जो है वो माँ से बना है, माँ से जन्मा है, माँ ने ही पाला है, माँ ने ही सृजन किया है, माँ ने बड़ा किया है, माँ संस्कार सिखाती है जी। तो माँ नर्मदा तो साक्षात भगवान देवी का अवतार है, साक्षात ईश्वर स्वरूप है। और ये तो माँ नर्मदा की बात हुई। मैं अगर माँ के रूप में देखता हूँ और मैं अगर माँ को बहती हुई धारा के रूप में देखता हूँ तो हमारे शरीर में भी, जैसे हमारी पूरी पृथ्वी पे जैसे लगभग 70-80% जल है, वैसे ही हमारे शरीर में भी जो है 70% से ज़्यादा जल तत्व है। जल तत्व की अधिकता बहुत है। तो अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से, अगर हम अपने ऊर्जा को अगर हम इसमें ध्यान से लगाते हैं तो जल का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। जल बिन जीवन नहीं कहते हैं। तो चूंकि बहती धारा है, पवित्र धारा है और शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गंगा में तो डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं, बट माँ नर्मदा शिव की पुत्री हैं, देखने मात्र से जो है हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो कई कारण हैं माँ नर्मदा के प्रति श्रद्धा रखने के, और इससे सबसे बड़ा कारण तो यह है कि मेरी कर्म भूमि है नर्मदा तट, मेरी कर्म भूमि है, मेरी तपोभूमि है। मैंने जब अपना ये कर्मीय जीवन मैंने शुरू किया नर्मदा तट पे, नर्मदापुरम में, होशंगाबाद में, तो मतलब इस तरह से चमत्कार हुए हैं मेरे साथ मेरे जीवन में। मुझे माँ ने जो है साक्षात इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया है मेरी माँ ने, तो श्रद्धा होना स्वाभाविक है, श्रद्धा होना स्वाभाविक है। मैं नतमस्तक हूँ माँ के सामने भी और माँ के तट पे जितने भी लोग रहते हैं जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया, मैं उन सब के लिए नतमस्तक हूँ। इसलिए मेरी अपार श्रद्धा है माँ नर्मदा पे। वैसे तो आम आदमी का एक स्वप्न होता है कि उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए। तो एक सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर होने के बावजूद होशंगाबाद में उस नौकरी को छोड़कर फिर एक ऐसे राह पर निकल गए जहां अनिश्चितता होती है और अंध व्यावसायिकता को नहीं अपनाया और फिर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया और आज 3 या 4 जगह हॉस्पिटल हैं आपके। तो इस पूरे विकास यात्रा के पीछे का ध्येय क्या था? सुकून भरी लाइफ होती है, लोग कहते हैं कि जब सरकारी नौकरी आती है तो बहुत सर्टेनिटी होती है, एक तरीके से लाइफ की सिक्योरिटी होती है, बावजूद उसके उस सिक्योरिटी को छोड़कर एक अनसिक्योरिटी की तरफ मूव करना, जानना चाहूंगा आपसे। नवीन जी, मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ में आपके समक्ष इसका जवाब दूंगा मैं जी। क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आया हूं, मैं आता हूं मैं जहां पे मेरे पिताजी भिलाई स्टील प्लांट कारखाने में कार्यरत थे जी। और मेरी माँ शिक्षिका रही हैं। बाद में उन्होंने शिक्षा का व्यवसाय जॉब छोड़ के घर पे पूरा समय बिताया उन्होंने। और मेरे भाई बहन नहीं है, मैं अकेला बेटा रहा मैं मेरे माँ बाप का। और भिलाई के एक कल्चर में माँ बाप का केवल एक ही ध्येय होता है कि बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए। और हम मध्यम वर्गीय लोग जो हैं, जिस परिवेश से आते हैं, तो माँ बाप की केवल और केवल एक ही इच्छा रहती है कि अच्छी शिक्षा देना
अच्छी शिक्षा देने के बाद में एक अच्छा जॉब मिल जाए, एक अच्छा रोजगार मिल जाए, एक स्टेबिलिटी आ जाए, जैसे आपने बोला, एक सर्टिनिटी आ जाए, एक स्थिरता आ जाए जीवन में। ये मध्यम वर्गीय माँ बाप का और पूरे परिवारों का एक स्वप्न होता है। इसके अलावा हम कभी उस जोन को तोड़ते नहीं है, उस हम शेल को, उस घेरे को तोड़ के बाहर जाने का प्रयास नहीं करते, दुस्साहस नहीं करते। मैंने भी वही किया। मैंने जब यहाँ से मैंने ऑर्थोपेडिक्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, तो मेरा चूँकि पीएससी में सिलेक्शन हो गया था और मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो जिला दुर्ग में गुंडरदही तहसील में सिरसदा नाम का एक छोटा सा गांव था। लघु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था सिरसदा, वहाँ मेरी जॉब लगी थी। लेकिन मन में इच्छा ये थी कि मैं भिलाई स्टील प्लांट में काम करूँ। एक अच्छा शहर है, एक अच्छा टाउनशिप है, बड़ा सुरक्षित है, बच्चों की एजुकेशन से लेके हर तरीके से। लेकिन विधायक को, सृष्टि को कुछ और मंजूर था, ईश्वर को कुछ और मंजूर था। किसी कारण से वो मुझे जॉब नहीं मिला। मैं ये काम सरकारी अस्पताल जो जॉब था काम करता गया और एक दुर्घटना हुई मेरे जीवन में। एक एक्सीडेंट हुआ जिससे काफ़ी परेशानी हुई। मेरा जबड़ा टूट गया, पसलियाँ टूट गई, लेफ़्ट एल्बो जो है ख़राब हुआ। 6-7 महीने के लिए मैं जब बिस्तर पे पड़ा रहा, तो तब एक इंट्रोस्पेक्शन जो चल रहा था बेसिकली कि मतलब जीवन में बहुत सी चीज़ें सोचने को मिलती है जब आप मौत के बहुत ही करीब होते हो। आप जब मौत को छू के आप आते हो तो थोड़ा सा आपको यथार्थ जीवन का समझ में आता है। तो शायद हो सकता है कि तब कुछ परिवर्तन हुआ है मेरे विचारों में। और मैं जब होशंगाबाद आया, मैं मां नर्मदा की इच्छा थी, मैं होशंगाबाद आया। होशंगाबाद आके मैंने जो है एक सौरभ नर्सिंग होम छोटा सा जब मैंने वहाँ पे जॉब करना शुरू किया नर्मदा जी के किनारे, तो वहाँ से कुदरती कुछ ऐसा मौका भी मिला। परिस्थिति ऐसी थी कि ऑर्थोपेडिक सर्जन की कमी थी वहाँ पे होशंगाबाद में। उस पूरे क्षेत्र में कोई हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं था। तो मैंने ईमानदारी से काम किया, बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि बहुत सेवा करी। और पिताजी का केवल एक ही मंत्र दिया हुआ था कि बेटा अगर आप चिकित्सा व्यवसाय में हो, आप अपना भी अगर हॉस्पिटल खोलते हैं तो केवल एक चीज़ याद रखिएगा कि पैसे के कारण कभी भी कोई मरीज़ जो है हमारे द्वार से वापस ना जाए। क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, एक्सीडेंट के पेशेंट्स आते हैं और हर वक्त ऐसा आवश्यक नहीं होता कि वो व्यक्ति अपनी जेब में कुछ पैसा लेके चले। तो वो एक फार्मूला था नवीन जी की जो है हम काम करें। और मैंने फिर होशंगाबाद जिला अस्पताल में भी काम किया। आप जो कह रहे थे कि मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी क्यों, तो ये बात है 97 की, जब क्योंकि गवर्नमेंट होती हैं, गवर्नमेंट जो है तरह तरह के नियम रूल्स लगाती हैं। तो 97 में पहले प्रैक्टिस अलाउड हुआ करती थी, लेकिन फिर किसी कारण से सरकार ने ये नियम निकाला था कि प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे। तो जो लोग प्रैक्टिस चाहते हैं वो जॉब छोड़ दें और जो जॉब करना चाहते हैं वो प्रैक्टिस ना करें। तो उस वक्त जो है ये निर्णय लेना मेरे लिए जो है ये बहुत आसान सा निर्णय था कि मैं जो है मैं जॉब ईमानदारी से करता था, लेकिन उस वजह से जितना एक शासकीय नौकरी में ऑर्थोपेडिक सर्जन को काम मिलना चाहिए, जो भी नीतियाँ होती हैं हमको काम नहीं मिलता। तो जो वर्क सेटिस्फेक्शन जो था वो वहाँ पे नहीं था। तो मैंने उस वक्त जॉब छोड़ा, मैंने रिज़ाइन कर दिया और 96-97 से जो है मैं इस व्यवसाय में आया। और इस व्यवसाय में आके एक और बात आपसे जो साझा करना चाहूँगा कि हम लोग प्लानिंग करते हैं जीवन में, हम लोग प्लानिंग करते हैं 5 साल की, 10 साल की हम लोग प्लानिंग करते हैं। मैंने भी ऐसी प्लानिंग की कि किस तरह से मैं 2 साल बाद मेरा क्या होना चाहिए, 4 साल बाद, 5 साल बाद क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आके जो है जो प्रारब्ध काम आता है, जो कर्म काम आते हैं, ये बात मैं बिल्कुल आपसे साझा करना चाहूँगा कि जो मैंने सोचा जीवन में, जो फ्यूचर के लिए जो मैंने सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिला, कहीं ज़्यादा मुझे मिला। एक पूरा ग्रेटिट्यूड के साथ कहना चाहूँगा मैं सबके बीच में कि ये माँ की कृपा थी कि अगर मैंने 10 चाहा तो मुझे 100 मिला। और मैं मतलब पूरे जो भी मेरे मरीज़ हैं, जो भी है, मैं बिल्कुल नतमस्तक हूँ। मुझे बहुत विश्वास मिला है, मुझे बहुत भरोसा मिला है, जगत का मुझे बहुत भरोसा मिला है, मैं बिल्कुल नतमस्तक हूँ। और यही कारण था कि जो है मुझे काम बढ़ता गया। जब मेरे बस का नहीं था तो मैंने काम थोड़ा सा फैलाया, मैंने कुछ और लोगों को साथ में जोड़ा। तो नर्मदा के जो संस्कार हैं, जो मतलब हम कैसे मरीज़ों का इलाज करते हैं, वो संस्कार जो है हम नर्मदा में आगे बढ़ाते जाते हैं और इस तरह से व्यवसाय बढ़ता जा रहा है। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि जो सोचा उससे ज्यादा मिला और फिर
लोगों को जोड़कर उसको विस्तार देने की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। तो वर्तमान में नर्मदा जी नवीन जी। हॉस्पिटल के विस्तार को लेकर कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर आप, चूंकि भोपाल हुआ या और बड़े शहर हुए, इनमें तो फिर भी चिकित्सा सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो जाती हैं, भले ही वो महंगी हों लेकिन मिल जाती हैं। जी अगर सुदूर अंचलों की बात करें या एक द्वितीय श्रेणी के शहरों की बात करें, छतरपुर हुआ, मुरैना हुआ, बैतूल हुआ, बालाघाट हुआ, इस प्रकार के जो शहर हैं वहां आज भी सरकारी सुविधाओं के अलावा अगर आप निजी क्षेत्रों में देखें तो बहुत कम उपलब्धता है। तो क्या ऐसा सोचा है कि द्वितीय श्रेणी के शहरों में भी रुख करेगा नर्मदा का ये मूवमेंट? नवीन जी, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा और बहुत अच्छा विषय छेड़ा। नवीन जी, हमारे देश में जो है, जो चिकित्सा के जो स्तर हैं वो हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जी। ये इस तरह से हम चिकित्सा के स्तर को हम अवेलेबल कराते हैं। अगर हम आज से लगभग 25 साल पीछे चले जाएं, जब चिकित्सा का निजीकरण नहीं हुआ था, जब प्राइवेटाइजेशन नहीं थी, आपको याद होगा यदि 25-30 साल पहले जाए तो भोपाल में भी गिनती के कुछ नर्सिंग होम्स हमको याद आते थे जी। और काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो हमारे सरकारी अस्पताल हैं और मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल संभाल लेते थे। तो जैसे जो स्तर था वो होता है, प्राइमरी लेयर होती है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी। प्राइमरी मतलब जो गांव के लेवल पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जहाँ पे अक्सर ओपीडी होती है, इन्वेस्टिगेशंस नहीं के बराबर होते हैं और हम लोग लाक्षणिक स्तर पे 2 दिन 3 दिन के दवाइयाँ देते हैं, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट कहा जाता है। और जिला स्तर पे सेकेंडरी केयर होती है। प्राइमरी केयर हो गई, सेकेंडरी केयर हो गई। तो सेकेंडरी केयर में इंडोर आ जाता है, इन्वेस्टिगेशंस आ जाते हैं और काफ़ी हद तक कुछ सर्जरीज जो हैं, साधारण सर्जरीज जो हैं वो हो जाती हैं। इमरजेंसीज को बहुत अच्छे से नहीं डील कर पाते। और टर्शरी केयर होती है जब हमको एक सुपर स्पेशलाइजेशन या एक बड़े लेवल पे केयर की ज़रूरत पड़ती है टीम की, तो वो उस वक्त मेडिकल कॉलेजेस की बात हुआ करती थी। मैं तब की बात आपको याद दिलाना चाहूँगा जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक थे, तब कुल मिला के टोटल 6 मेडिकल कॉलेज थे जी। 6 मेडिकल कॉलेज और टर्शरी केयर पूरे मध्य प्रदेश को अवेलेबल कराते थे, बड़े मध्य प्रदेश को। और बाकी जिला लेवल पे सेकेंडरी केयर होती है। और जब ये होशंगाबाद में जब मैं जब आके मैंने सेवा करनी शुरू करी, तो उस वक्त लगभग 30-32 साल में हमने जो देखा कि जिला लेवल पे हम किस लेवल पे हम काम कर पाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो धीरे धीरे ये अनुभव जो मैंने देखा कि जो सेकेंडरी केयर है, प्रॉपर सेकेंडरी केयर भी जो है ठीक तरह से हम लोग नहीं समाज को दे पाते। तो जब ये चीज़ समझ में आती है कि वैसे भारतवर्ष में अगर हम जनसंख्या वाइज देखते हैं तो जो ग्रामीण अंचल में पर 1000 पॉपुलेशन डॉक्टर्स बहुत कम है, नर्सेज बहुत कम है, बेड्स बहुत कम है। भारत को अगर मैं विभक्त, भारत गांव में बसता है ऐसा कहा जाता है। और भारत को मैं 2 हिस्सों में अगर देखता हूँ, एक अर्बन भारत जो है, एक अर्बन इंडिया है और एक रूरल इंडिया है, एक शहरी भारत है और एक ग्रामीण भारत है। तो शहरी भारत तो समय के साथ आगे बढ़ता गया जी। आपको जो है शहरी भारत में फोर्टिस मिल जाएगा, अपोलो मिल जाएगा, आपको मैक्स मिल जाएगा, आपको वेदांता मिल जाएगा, लेकिन ग्रामीण अंचल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 30-35 सालों में भी अगर मैं देखूं तो रूरल हेल्थ में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। तो ये जो मैंने प्रण लिया, ये जो मुझे एक प्रेरणा मिली इस तरीके से कि जो हमारे ग्रामीण भाई लोग हैं, जो उनका भी तो हक है, उनका भी अधिकार है कि उन तक अच्छी सेवा पहुंचनी चाहिए। तो नर्मदा ने जो है एक जो संकल्प लिया है कि हमने, हमारे 57 जिले हैं लगभग आज मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं, तो हमने करीब 22-23 ऐसे जिले हमने चिन्हित किए थे जहां पे अगर 11th आवर पे पेशेंट बहुत सीरियस होता है और उसे अगर टर्शरी केयर के लिए भेजना पड़ता है तो लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है उस मरीज को ट्रेवल करना पड़ता है। और उस 100 से 150 किलोमीटर में लगभग 2 घंटे, 2.25 घंटे लगते हैं। तो उसका जो गोल्डन आवर कहलाता है, मेडिकल व्यवसाय में गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इमरजेंसी में गोल्डन आवर अगर वेस्ट हो जाता है तो पेशेंट की जान चली जाती है। तो हमने जो प्लानिंग जो है, आगे का जो हमारा सपना है, हमारा ड्रीम है कि हम ऐसे जिलों को चुने जहाँ पे वाकई अपग्रेडेड सेकेंडरी केयर की ज़रूरत है, जिसमें करीब उत्तर मध्य प्रदेश को देख लें, दक्षिणी पश्चिमी सबको देखें, तो 22 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छी अपग्रेडेड सेकेंडरी केयर को थोड़ा सा टर्शरी से कम और सेकेंडरी से बेहतर
सेवाएं दे पाए, जहाँ पे कम से कम जो इमरजेंसी में जैसे हेड इंजरी आ जाती है, हार्ट अटैक होता है, बर्न है, पॉइजन है, या कोई भी ऐसा सीरियस इंजरीज है, उसको हम स्टेबलाइज कर सकें। तो ये नर्मदा का आगे का सपना है नवीन जी। जिस प्रकार से कहते हैं कि सपने अपनों से साकार होते हैं, तो इसको चाहे सौभाग्य कह लीजिए। वैसे तो हमेशा डॉक्टर्स का ज़्यादातर देखें तो एक डॉक्टर का जीवन साथी डॉक्टर ही होता है, लेकिन आपके परिवार में आपकी धर्मपत्नी, आपके जो बच्चे हैं वो भी मेडिकल की एजुकेशन लेकर आ गए हैं, तो उनका कितना सहयोग है आपके इस मिशन में? क्योंकि आजकल सेवा भाव के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल है। व्यावसायिकता में सेवा भाव कई बार घर पर द्वंद्व युद्ध का भी कारण बन जाता है कि एक बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए कई बार ऐसी खबरें आती हैं मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की या पैसों को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं द्रवित तो करती हैं। तो इस व्यवहार के साथ एक बड़ा विस्तार सोचना थोड़ा तो रिकॉन्सिलेट करने में मुश्किल होता होगा। नवीन जी देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा जी कि जब ईश्वरीय कृपा होती है जी और हमारी जो पंच लाइन है वो है मानवीय सेवा ईश्वरीय प्रार्थना, जी ये हमारी नर्मदा की जो है पंच लाइन है कि ईश्वरीय प्रार्थना के लिए मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, चर्च जाने से कहीं बेहतर अच्छा है कि कोई अगर परेशान व्यक्ति है उसकी सेवा करो आप। बिल्कुल ठीक। कोई पीड़ित व्यक्ति है उसकी सेवा कर लो, तो वो ईश्वरीय प्रार्थना जैसी ही होती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जब साक्षात माँ की जब कृपा है, तो माँ की कृपा मेरे पूरे परिवार पे है जी मेरे पूरे परिवार पे। इसका मतलब है कि हमारे आपसी अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा जो है जब मरीजों के साथ में क्या होता है नवीन जी, जब ट्रांसपेरेंसी होती है ना, पारदर्शिता होती है, जी जी आप और आपके जो आपके मरीज आ रहे हैं, मरीज के साथ जो अटेंडेंट्स हैं, एक विश्वास का जो लिंक है अगर वो स्थापित हो जाता है तो कहीं कोई परेशानी नहीं आती है, कहीं भी कुछ ना उसमें डिफरेंसेस आते हैं कि हॉस्पिटल में। मेरे इस इंटरव्यू के अगर आप पृष्ठभूमि की बात करें, आपके साक्षात्कार की पृष्ठभूमि की बात करें, तो दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि चैनल के 2-1 लोगों को इंजरी हुई और वो संयोगवश नर्मदा पहुंचे। और इन 4 सालों के दौरान जो भी नर्मदा पहुंचा है वो वहां से न केवल स्वस्थ होकर आया है, लेकिन मानसिक रूप से भी प्रसन्नचित्त होकर आया है। तो उस भाव ने तो मुझे आपसे साक्षात्कार करने के लिए प्रेरित किया कि मैं जरा पूछूं कि नर्मदा में ये जो भाव का प्रभाव है वो बड़ा अद्भुत है, बल्कि भाव का अभाव है। आजकल डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है, लेकिन भगवान क्या है, भाव से ही भगवान होता है ना। तो जो आप कह रहे थे अब कंटिन्यू करिए सर। जी 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 मेरा सौभाग्य है नवीन जी ये जो है, और आपका बड़प्पन है कि आपने इस चीज़ को अनुभव किया और आप आज ये कह रहे हैं। वाकई मैं धन्यवाद देता हूँ, और मेरी पूरी टीम नर्मदा से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये बात आपके चैनल के माध्यम से कही। यहाँ मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा नवीन जी कि मेरी पत्नी जो है डॉक्टर रेणु शर्मा, हम दोनों साथ में पढ़े लिखे हैं, हम लोग एक बैच के हैं, और वो इंटेंसिविस्ट हैं, वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद उन्होंने जो है क्रिटिकल केयर में कई फेलोशिप करने के बाद में फिर इंटेंसिविस्ट हैं, और आज अभी फ़िलहाल नर्मदा ट्रॉमा सेंटर और नर्मदा अपना अस्पताल में हमारे पास मिला के 60 ICU के बेड्स हैं जो मैडम शर्मा और उनकी पूरी टीम देखती है। मेरा अनुभव है कि मेरे पिछले 30-35 सालों में अगर मैं प्रैक्टिस की बात करता हूँ तो निरंतर मैंने बदलाव देखे, निरंतर परिवर्तन देखे हैं। समाज का अवेयरनेस जो है, उनकी जागरूकता बहुत बढ़ गई है अपने राइट्स के प्रति। समाज के जो हमारे नागरिक हैं, बंधु लोग हैं, वो बहुत जागृत हैं, अच्छी बात है वो। और क्वालिटी को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक, मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है लोगों में। आप हॉस्पिटल में जब आते हैं तो हॉस्पिटल जो सेवा देता है उसके प्रति हमको बहुत सूक्ष्म रूप से अब संभालना पड़ता है। मेरे दोनों बेटे जो हैं वो मेडिको नहीं हैं, उनको मैंने ज़रूर एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजा, और भेजने के बाद में आज वो दोनों हमारे साथ हैं। और नर्मदा के और भी वर्टिकल्स नवीन जी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो आज जो है हमारी पूरी फैमिली जो है, जिसमें मैं और रेनू तो हम लोग इस तरफ देखते हैं, बाकी एक पूरे एक सिस्टम को अच्छे से चलाना था कि हम कैसे बेहतर सेवा दे पाएँ। जैसे आपका है कि जो भी हमारे पास आता है वो व्यक्ति जाते समय तन से, मन से, दिल से, भाव से, आत्मा से पूरा संतुष्ट होकर जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया। बिल्कुल ठीक।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में पूरा विश्व, पूरा देश और प्रदेश एक गंभीर विभीषिका से जूझ रहा है। कोरोना नाम की महामारी ने एक हलचल मचाई हुई है, भयाक्रांत कर दिया है लोगों को। कोरोना पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपसे सलाह चाहूंगा, लोगों को आप इस पर क्या सलाह देना चाहते हैं? क्योंकि एक खौफ का माहौल बन गया है, लोग डरे सहमे भी हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें क्या ना करें। कभी अनलॉक हुआ, कभी लॉकडाउन हुआ और तमाम तरीके की मीडिया रिपोर्टिंग, तो एक भ्रांति का माहौल है। आपसे जानना चाहूंगा, इस पर एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। किसी वायरस का संक्रमणशील होना जी और उस वायरस का प्राण घातक होना, इन दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर होता है। कोई वायरस बहुत कंटेजियस है और कंटेजियस होने के साथ साथ में विरुलेंट बहुत है ना, तो वो ज़्यादा खतरनाक वायरस है। लेकिन कोरोना के साथ में ये है कि कंटेजियस तो है ये जी, लेकिन इसका जो प्राण घातक जो फैक्टर है विरुलेंस, वो उतना नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक वायरस और भी मिलते हैं, कई और बैक्टीरिया भी मिलते हैं जिनकी मोर्टेलिटी कहीं ज़्यादा है। जब ये चुनौती पूरे विश्व के सामने आई, धीरे धीरे जब वुहान से कुछ पैसेंजर्स जो हैं वो इस वायरस को लेके बाहर गए, इटली गए, स्पेन गए, अमेरिका गए, इसका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसलिए ये संक्रमणशील बहुत है, इसलिए इसका फैलावा होते जा रहा है जी, ये बढ़ते जा रहे हैं और भी बढ़ेंगे अभी। जी, हमको कोरोना से बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए? ये एक वायरल इन्फेक्शन है। जी, वायरल इन्फेक्शन ड्रॉपलेट के माध्यम से होता है। ये वायरस जो है अपने जो हम बोलते समय माइक्रो ड्रॉपलेट्स, एयरोसोल्स वातावरण में जाते हैं, उनके ऊपर वायरस चिपका होता है, वो हवा में तैरता है। तो ये जो रास्ता है इसकी संक्रमणशीलता को इसको रोकने के लिए एक सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग बोलते हैं इसको। सोशल डिस्टेंसिंग से अच्छा शब्द मैं मानता हूँ कि फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करके चलें। और मेरा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये डर कि कोरोना होगा तो मृत्यु हो जाएगी, ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और आज भी जो है इसकी जो रिकवरी रेट है, बहुत अच्छी रिकवरी रेट है। जैसे लगभग अभी 2 से 3% मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि 100 लोग अगर कोरोना से पॉजिटिव आ रहे हैं टेस्ट में, तो उसमें 97 लोग तो ठीक हो रहे हैं। भी 2 से 3% की मोर्टेलिटी का मतलब ही होता है कि 2 से 3 लोग जो हैं वो खराब हो रहे हैं। बाकी और ये जो डेथ हैं, जो कोरोना से जो डेथ हैं, प्योर कोरोना से कितनी डेथ हो रही हैं वो भी अभी पूरी स्टडी आई नहीं है अभी निकल के। लेकिन हाँ, केवल कोरोना नहीं, कोरोना की जगह पे कोई भी अगर संक्रमण होता है, किसी और बैक्टीरिया से हो, किसी और वायरस से हो, वो संक्रमण अगर शरीर में जाता है तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो है उसके साथ में लड़ाई करती है, उसके साथ में युद्ध करती है और हम लोग थोड़े से वीक हो जाते हैं, इसमें कहीं भी दो मत नहीं है। और अगर ऑलरेडी हमारी इम्यूनिटी वीक है, जैसे डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ शरीर को खोखला कर देती है, या कोई और कोमॉर्बिडिटी है, या हम स्मोकर हैं, हमारे लंग्स पहले से ही बेकार हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है अगर ये वायरस अंदर जाता है तो ये हावी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी इसके साथ लड़ती है, हार जाती है, तो फिर इसका संक्रमण जो है फेफड़ों में जाता है, निमोनिया पैदा करता है। निमोनिया होता है तो ऑक्सीजन कम जाती है, ऑक्सीजन कम जाती है तो हाइपोक्सिक इंजरीज होती हैं, शरीर के हर अंगों का ऑक्सीजन नहीं मिलने से परेशानी आती है। अंतिम तो प्रश्न जो एहतियात है, सारे जो दर्शक हैं उनसे मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि एहतियात के तौर पे प्राणायाम ज़रूर करें, बहुत आवश्यक है। प्राणायाम का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आप अपने मन से कर सकते हैं, भस्त्रिका है, कपालभाति है, या जो अक्सर हम जिसके बारे में जानते हैं। प्राणायाम का मतलब है कि हम आराम से एक जगह बैठ के अपनी जो ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं। हम सांस अंदर लेते हैं, हम तब तक सांस अंदर लें जब तक हमारी क्षमता है, और धीरे धीरे सांस उतना छोड़ें कि उसके बाद सांस हवा बचे ना हमारे फेफड़ों में। ये प्रक्रिया जो है हमारी लंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। उसके बाद अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर जाके आप अपने साथ थर्मस लेके जाएं। थर्मस में खौलता हुआ पानी ले लें, या ब्लैक टी ले लें, या उसमें तुलसी दल डाल लें, या कोई काढ़ा हो। हर 20 मिनट 25 मिनट में, आधे घंटे में 5-6 सिप जो है वो गर्म पानी के ज़रूर पीते रहें। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कारण से वायरस जो है आपने इनहेल कर लिया, वायरस आपके अंदर चले भी गए, तो ऐसा नहीं होता कि वायरस गए सीधे और फेफड़ों में चले गए। वायरस जाके आपके थ्रोट के पिछले हिस्से में जाके
वहाँ पे वास करता है। 2 या 3 दिन जो है वो यहाँ पे स्टिक करता है। और अगर हम जो है 20 मिनट 25 मिनट आधे आधे घंटे में अगर हम गर्म पानी, अच्छा गर्म पानी अगर हम लेते आते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि वायरस जो है वो लंग्स में नहीं जा पाता, वो स्टमक में जाएगा। एसिडिक मीडिया होता है, स्टमक में जाके इंटेस्टाइन में उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना वो फेफड़ों में जाके हानि पैदा करता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि स्मोक ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें। और दूसरा जो है, जो हमारे आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, तुलसी दल है, नींबू है और अदरक है, इनका सेवन जो काढ़े के रूप में ये ज़रूर करें। इतना मेरा विनम्र निवेदन है सबसे। बहुत शुक्रिया सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आपके जीवन पथ पर जो कुछ कदम मैं चला तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए तो कम से कम प्रेरणा सूत्र होंगे। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि एक सहज और सामान्य तरीके से भी अपना विस्तार किया जा सकता है। नर्मदा की तरह नर्मदा हॉस्पिटल का प्रवाह निरंतर जारी रहे, लोगों की इसके प्रति श्रद्धा रहे, मान सम्मान रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। IND 121 में आपने हमारे साथ जो समय साझा किया, हमें जो समय दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।